नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में साइंस का लेसन नंबर 12 जिसमें पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने कुछ सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, जो किन रूप में पादपों को प्राप्त होते हैं और इन पोषक तत्वों के पादपों में क्या क्या कार्य हैं। आज इस वीडियो में अपने जो बचे हुए पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोहा। लोहे को आयरन बोलते हैं। यह पादपों को किस रूप में प्राप्त होता है? तो पादप लोहे को फेरिक आयन के रूप में लेता है, यानी किस रूप में पादपों को ये प्राप्त होता है? फेरिक आयन के रूप में Fe+3 के रूप में प्राप्त होता है। पौधों में इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह फेरिडोक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe+2 यानी फेरिक और Fe+3 फेरस के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह केटिलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। तो यहाँ आयरन के बारे में क्या बताया? यह पादपों को फेरिक आयन के रूप में प्राप्त होता है, फेरस और फेरिक के रूप में। और इसके कार्य क्या होते हैं? यह कैटेलेज एंजाइमों को सक्रिय करता है और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के निर्माण में अनिवार्य भूमिका निभाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है मैग्नीज। तो मैग्नीज पादपों को किस रूप में प्राप्त होता है? यह मैग्नस आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। तो किस रूप में मैग्नीज Mn+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। अब इसके मैग्नीज के कार्य कौन कौन से हैं? तो मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना। तो मैग्नीज का क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जल के अणुओं को विखंडित कर देता है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जिंक तत्व। तो जिंक पादपों को किस रूप में प्राप्त होता है? पादप जिंक को जिंक आयन के रूप में यानी Zn+2 के रूप में लेते हैं। यह विविध एंजाइमों को विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है, यानी ये इसका कार्य है। किस एंजाइम को सक्रिय करता है? ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीन संश्लेषण में भी होती है। किस रूप में इसकी अनिवार्यता होती है? ऑक्सीन के संश्लेषण के रूप में भी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है तांबा यानी कॉपर। तो कॉपर पादपों को किस रूप में प्राप्त होता है? यह क्यूप्रिक आयन यानी Cu+2 के रूप में अवशोषित होता है, यानी पादप इसे कौन से आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है, यानी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो भी होती हैं उसके लिए क्यूप्रिक आयन है, इसकी भी भूमिका होती है। लोहे की तरह यानी आयरन की तरह यह भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है। कौन से एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है? जो लोहे की तरह रेडॉक्स क्रिया से जुड़े होते हैं। तथा यह भी विपरीत दिशा में Cu+ से Cu+2 में ऑक्सीकृत होता है। किस रूप में यह ऑक्सीकृत होता है यानी अलग होता है? क्यूप्रक्स और क्यूप्रिक आयन के रूप में अलग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट तत्व है बोरोन। तो बोरोन पादपों को किस रूप में प्राप्त होता है? यह BO3-3 और बोरेक्स B4O7-2 आयनों के रूप में
अवशोषित होता है, यानी इसे पादप किस रूप में, आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसकी अनिवार्यता Ca+2 को ग्रहण, यानी अनिवार्यता कैसे करेंगे इसे, Ca+2 को ग्रहण तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता व प्राग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। तो इसकी अनिवार्यता किस रूप में होती है, कोशिका का दीर्घीकरण करने में, कोशिका का विभेदन करने में और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में इसकी भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट पोषक तत्व है मोल्बिडेनम। तो मोल्बिडेनम पोषक तत्व है, ये किस रूप में पादपों को प्राप्त होता है, इसे मोलिबिडेट आयन यानी MoO2+ आयन +2 के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों का घटक है। तो मोल्बिडेनम तत्व क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को सक्रिय करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज को सक्रिय करता है। तो ये पोषक तत्वों के रूप में पादपों में कार्य करता है, एंजाइमों के सक्रियण के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट पोषक तत्व है क्लोरीन। तो क्लोरीन पादपों को किस रूप में, आयन के रूप में प्राप्त होता है। पादप इसे क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलय की सांद्रता तथा एनायन केटायन संतुलन के निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। तो यह पादपों में कार्य क्या करता है, एनायन और केटायन का संतुलन करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का विखंडन करता है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। तो ये लास्ट पोषक तत्व था। तो अपने इसमें क्या कुछ पोषक तत्व थे जो किन रूपों में पादपों को प्राप्त होते हैं और महत्वपूर्ण कार्य क्या है पादपों में, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में है जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं, इनकी कमी के लक्षण पादपों में कौन कौन से होते हैं, तो वो अपने पढ़ेंगे। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, यानी पादपों में अनिवार्य तत्व है, इसकी अपर्याप्तता के लक्षण क्या होते हैं। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी अनिवार्य तत्वों की यदि पादपों में कमी हो जाती है तो पादपों की वृद्धि रुक जाती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। यानी पोषक तत्वों की वह मात्रा जिसके बाद में पादपों की वृद्धि रुक जाती है, उसे क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व के पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उस तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं, यानी किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो उसके कारण पादपों में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। ये आकारिकीय बदलाव तत्वों की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्वों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, उक्त तत्वों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील उत्तकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने उत्तकों में पहले प्रकट होते हैं। जिन उत्तकों में जिस तत्व की कमी होगी वहीं पर पहले वह लक्षण दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और
मैग्नीशियम अप्राप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्यमान पत्तियों में प्रकट होते हैं, यानी नई पत्तियाँ होती हैं उनमें जो पुरानी पत्ती परिपक्व होती जाती हैं, यदि उनमें इन पोषक तत्वों की कमी होती जाती है तो वे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं या मुरझा जाती हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब ये तत्व अगतिशील होते हैं तो वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते, तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। तो यदि इन तत्वों का अगर स्थानांतरण न किया जाए तो ये लक्षण क्या आगे नई पत्तियों में भी दिखाई देने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिकाओं विभाजनों का रुकना आदि आते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। तो ये अंडरलाइन करना है, क्लोरोसिस किसे कहते हैं? क्लोरोफिल की कमी से पत्तियां पीली हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। ये सभी लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या उत्तकों या मुख्य रूप से पत्तियों नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एवं मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर एवं मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में भी देरी होती है। तो इस तरह से इन तत्वों की कमी के भिन्न भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्वों को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना करनी होती है। हमें इस बात से भी अवगत करना रहना चाहिए कि समान तत्वों की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये कुछ पोषक तत्वों की अनिवार्यता है, उनकी कमी के लक्षण बताए गए। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। थैंक यू।